प्रस्तुत है महादेवी वर्मा के जीवन और दर्शन पर एक विचार गोष्ठी, जिसमें भाग ले रहे हैं श्री नामवर सिंह, श्री केदारनाथ सिंह और श्री अशोक वाजपेयी। संचालन कर रही हैं अनामिका। महादेवी छायावाद की इकलौती बेटी थी। 7 भाइयों के बीच एक चंपा। सविनय अवज्ञा की भाषा उनकी भाषा है। अवज्ञा है उसमें, लेकिन सविनय। गांधी जी से और अपने पूरे युग से जो उनका संवाद बनता है नामवर जी, और उनका जीवन डिकंस्ट्रक्ट करके हम जो उनके अपने राष्ट्रीय आंदोलन तक जा सकते हैं, उसके कुछ सूत्र आप मुझे दें। शुरू में हम लोग वहीं से बात करें। मैं तो उनके जन्म से ही शुरू करना चाहता हूँ। अब तक ये समझा जाता था कि उनका जन्म 1907 में हुआ, लेकिन नए अनुसंधान से, ख़ास तौर से दूरनाथ सिंह ने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि नहीं, उनका जन्म 1902 में हुआ था। ये तय है कि होली के दिन उनका जन्म हुआ था, और 1907 की 24 मार्च उनका जन्मदिन माना जाता है। होली पड़ती है 1902 में ही, 7 में नहीं पड़ती है। तो इसलिए अब लगभग ये मान लेना चाहिए कि वो 1902 की होली के दिन यानी 24 मार्च को पैदा हुई थी, और इस तरह उनका निधन 80 साल की उम्र में नहीं बल्कि 85 साल की उम्र में हुआ था। उनको 85 साल की आयु मिली थी, और छायावादियों में सबसे लंबी आयु उनको मिली। ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है उनके विवाह के बारे में। आमतौर से अपने को विवाहित अविवाहिता कहती थी, लिखा भी है उन्होंने। महादेवी जी की सारी शिक्षा क्रॉसवेट महाविद्यालय में हुई, वहीं से उन्होंने बीए किया। उन पर कुछ दिनों तक बहुत गंभीर बीमार थी, और संभल करके बीच में उनकी पढ़ाई टूट गई। बाद में उन्होंने संस्कृत से एमए किया। वो भी काशी में नहीं करने दिया गया। हाँ, तो मुश्किलें तो काशी में चाहती थी करना, और फिर आकर के उन्होंने अग्रवाल साहब ने जो एक विद्यालय खोल रखा था, उस विद्यालय में वो प्रिंसिपल हुई, और उसी विद्यालय को महाविद्यालय का उन्होंने रूप दिया। तो उनके जीवन का ये जो संघर्ष है महादेवी जी का, इसका गहरा संबंध उनकी कविताओं से, उनके पूरे साहित्य से किस तरह प्रभावित होता है, क्योंकि बहुत ऐसा संघर्षशील जीवन निराला को छोड़ करके उनके समकालीन कवियों में न प्रसाद का था और न पंत का था। पंत का तो बड़ा ही सपाट सीधा जीवन था, कोई कठिनाई ही नहीं थी। अगर संघर्षशील था तो इस मामले में जोड़ने वाली चीज निराला और महादेवी, जिनका गहरा संघर्ष था इन लोगों का। और इसलिए उनके जीवन की ये पृष्ठभूमि को जब समझेंगे तब देखेंगे कि उनमें जो विद्रोह की भावना थी, जिस राजनीति का जिक्र तुम कर रही थी, सविनय अवज्ञा जी, उनका गहरा संबंध। जब अग्रवाल महाविद्यालय की वो प्रिंसिपल हुई तो गांधी जी की ओर आकृष्ट हुई और खादी पहनने लग गई। फिर जवाहरलाल नेहरू के घर आना जाना इनका था, जवाहर भाई इनको कहती थी वो। और असहयोग आंदोलन के दौर में उन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई। उस असहयोग आंदोलन से आगे चल करके महादेवी जी एक आध बार मन खट्टा भी हुआ। हाँ, वहां से देख करके जैसा होता राजनीति जी, वो तो साहित्यकार थी, से जो चेहरा देखा तो खट्टा भी हुआ। और उन्होंने उस दौर की बड़ी क्रांतिकारी पत्रिका चाँद थी, उसके विदुषी अंक पे कहिए आप। उसके 5 वर्ष तक संपादक रही वो, और उसी में उन्होंने नारी संबंधी, स्त्री संबंधी कड़ियां के लेख उसी के, श्रृंखला की कड़ियां की है। और ये ध्यान रखिए कि आजकल नारी विमर्श की जितनी चर्चा की जा रही है, महादेवी पहली हैं। वो सिमोन द बुआ के पहले की है। जी बिल्कुल की। उस दौर में 1930 के आसपास श्रृंखला की कड़ियां लिखी गई होंगी, 34-35 में शुरू जी, क्योंकि 39 में वो छपी है सेकंड सेक्स। तो तब से उन्होंने नारी की व्यथा और नारी की स्वाधीनता, इन समस्याओं को लेकर के वो चिंतित थी। और चाँद नाम की पत्रिका ऐसी विद्रोही कविता थी, उसी में उनकी कविताएं भी छपी।
अनुवाद भी छपे, अनुवाद छपे उनके। हिमालय को लेके जब भी देश में लड़ाइयाँ लड़ी गई, उस समय हिमालय को मेटाफर बना के देश भर की कविताएं इकट्ठा की। तो अनामिका, इस प्रक्रिया में कहना चाहता हूँ कि आगे चल करके नेहरू से जुड़े होने के बावजूद, जवाहर भाई कहने के बावजूद, जब उनकी बेटी ने इमरजेंसी लगाया तब तन करके गांधी वाले आदर्श को मानो, जयप्रकाश का स्वागत इलाहाबाद में किया गया, सभा हुई, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की और खुल करके इमरजेंसी के विरुद्ध ऐलान किया। बल्कि खतरा यह था कि पकड़ी भी जाएंगी, जेल जा सकती हैं वो। 5वें दर्जे की विद्यार्थी थी, तभी मैंने उनको देखा था और तभी बापू को देखा था। तो मैं समझती तो नहीं थी कुछ। मेरी प्रधानाचार्य राष्ट्रीय विचार की थी, महाराष्ट्र से, तो मुझको पैरास ले जाती थी। ऐसे एक बार वो ले गई मुझको और वो उनसे बात करती नहीं और मैं खेलती रही। उसके बाद अपना बस्ता वहीं भूल के मैं बाहर आ गई। तब भाई जवाहरलाल जी वो बस्ता लेके झुलाते हुए बाहर आए। कहा किसका है? मैंने कहा मेरा है। डरते डरते तो नाराज हुए। क्या पढ़ती है? जब किताबें भूलते घूमती। तो कुछ समझ में नहीं आया मुझको, किसी ने डांटा पहले था नहीं, तो मैं रोना मैंने शुरू किया। तब उन्होंने बहुत पीठ थपथपाई, कहा अपनी किताबों को अच्छी तरह रखते हैं। वो हर कागज को बहुत अच्छी तरह रखते थे और मैं किसी कागज को अच्छी तरह नहीं रख सकती। तो उसके बाद लगातार उनसे संबंध रहा और कमला भाभी बहुत मानती थी मुझको। बड़े भाई का जो स्नेह होता था मैंने उन्हीं में देखा। बहुत चाहते थे, सबको चाहते थे, वो मुझको विशेष रूप से चाहते थे। आजादी के पहले की बात कह रही, क्योंकि उसके बाद तो संपर्क कम हो गए। कभी कभी जाती थी और जाती थी तब उनसे कड़ी बात ही कहने का मन होता था। आज भी जैसे कड़ी बात इंदिरा जी से कह देती हूँ। ये नहीं कि स्नेह कम आए, लेकिन स्नेह के कारण ही कभी कभी हम शिकायत कर देते हैं, तो वो बुरा नहीं मानते थे। उनका गद्य इतना खिलखिलाता हुआ गद्य है और जो कविताएं हैं उसमें जैसे संगीत में तुम तनना कुछ बीज शब्द होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, उसी तरह कुछ बीज शब्द यहाँ क्यों दोहराए जाते हैं और क्या उसके कारण होते होंगे जो कविता में एक जैसे उन्होंने कविता में, मैं कविता से बात शुरू करूं, कहा है कि हिंदी गद्य में कुछ सात्विक कठोरता है। हिंदी खड़ी भाषा की सात्विक कठोरता का मुकाबला करने के लिए कविता को मसृण होना पड़ेगा और इसलिए भाव पक्ष उसका मसृण जरूरी है रखना। तो क्या ये कारण रहा होगा कि कोई और कारण रहा होगा कि कविता में वो इतनी मुखरता नहीं है, या गीत काव्य का अपना प्रेशर होगा, क्या होगा? मेरा ख्याल है गीत काव्य का अपना एक ढांचा जो है उसमें बात उस तरह से खुल के तो की नहीं जा सकती, लेकिन स्त्री होना और वो 1930, 40, 50 तक का जो भारतीय समाज है उसमें स्त्री को अपनी बात खुल के करना, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जयशंकर प्रसाद जैसे कवि और बड़े कवि, आंसू का पहला संस्करण और दूसरे संस्करण में कितना बड़ा अंतर है, उनको भी प्रेम के अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस हुई। फिर रहस्य का आवरण बाद में डाला गया। ये दो संस्करणों में अंतर ये प्रसाद क्या दिखाई पड़ता है। महादेवी पर तो और ज़्यादा ये दबाव रहा होगा, इसलिए गीत के आवरण में कुछ प्रतीकों के माध्यम से, कुछ बिंबों के माध्यम से अपनी बात उन्होंने कही है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि उनके यहाँ ज़्यादातर वो स्त्री सुलभ जो कुछ प्रतीक होते हैं, बिंब होते हैं, दीपक है, कपूर है, आर्किटाइपल है सारे। लेकिन एक बात कहूँ कि दीपक जो शुरू में है, मध्य में है, अंत में है, क्रम विकास उसमें दिखाई पड़ेगा। इस पर विचार बहुत कम किया गया है। उन्होंने कहीं लिखा है कि दीपक मुझे इसलिए प्रिय है कि सूरज अंधेरे से नहीं लड़ता, लेकिन दीपक रात भर अंधेरे से लड़ता है। ये तो इसलिए जो लड़ता है और विषम स्थिति से लड़ रहा है वो मुझे प्रिय है।
और दीपक मुझे इसीलिए प्रिय है। लड़ता हुआ, अंधेरे से लड़ता हुआ दीपक, ये था उनका। उन्होंने दीपशिखा की भूमिका में लिखा है, एक वाक्य आता है कि अन्याय के प्रति मैं हमेशा असहिष्णु रही हूँ। अभी अन्याय के प्रति असहिष्णुता जो है वो कई रूपों में, मुझे आश्चर्य होता है कि तोड़ना, ये क्रिया इतनी ज़्यादा मिली उन कविता में। क्षितिज कारा तोड़कर अब जग उठी उन्मत्त आंधी, आंधी भी बार बार है, तोड़ दो ये क्षितिज, मैं भी देख लूँ। केवल वो क्षितिज नहीं है जो छावादियों का था, ऐसे बहुत मिलेंगे। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये जो बंधन के बाहर झांकने की क्रियापद बहुत तरह के हैं, लगातार। तो ये जो इच्छा उनकी, वो उनकी कविता का मूल विषय है। और मैं तो उनका घोषणा पत्र कहता हूँ, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो। ये उनकी काव्यात्मक घोषणा है, एक तरह का मैनिफेस्टो है उनका तो पूरी कविता का। और एक आत्मविश्वास, प्रलय जिस पर आज विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। अब ये हाट और चिनगारियों का कंट्रास्ट बताइए। कविता उनकी, ये एमिली डिकिंसन में भी है। ये अच्छा तो नाम एमिली डिकिंसन की एफिडेविट जैसा शब्द जो है वो आ जाता है कविता में। और कॉस्मिक और बहुत रहस्यवादी अर्थ किया जाता रहा है, जान लो यह विरह एकाकी मिलन में है दुकेला जी। ये गहरा आत्मविश्वास, अकेले झेल लेने की, इसकी व्याख्या हम लोग जो पढ़ते थे तो हमारे अध्यापक इसमें रहस्यवाद, एक तो मैं कहूँ कि 21वीं सदी में महादेव वर्मा का पुनर्जन्म हो रहा है और इसके पीछे हमारे इस नए समय की परिस्थितियाँ और ये जो स्त्री लेखन आया है, दलित लेखन आया है, बहुत ऐसी नई आइडेंटिटी उभर के आई हैं, ये सब का दबाव एक साथ काम कर रहा है। और इस पूरे माहौल के भीतर से रहस्य के आवरण में छिपी हुई जो महादेवी थी, उससे बाहर आकर एक बहुत अच्छी बात मैं याद दिलाना चाहूँगी कि उन्होंने एक जगह कहा है कि जैसे एक कंठ में सर्वसमावेशी मल्टीपल मैं की हम लोग बात हमेशा करते हैं, बहुलतावादी मैं, लेकिन उन्होंने कहा, अब तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक कंठ की, एक पीड़ा अगर हमारे कंठ में होगी तो एक आदमी की पीड़ा होगी, दो लोगों की पीड़ा होगी तो दो लोगों का उसमें आवेग होगा, असंख्य जनों की पीड़ा अगर होगी तो उसकी वो आवेग जो होगा, वो जो ताकत होगी वो अनंत होगी। तो ये जो मल्टीपल आई का अपना उनका वो बनता है, उनका जो शिपरेक ऑफ द सिंगुलर जिसको कहते हैं कि एक मैं है वो टूट गया, अणोरियम अणियम महतो महियान, वो मैं का घट फूट गया, फूटा कुमकुम जल ही समाना, तो और उसमें सबके घाट चला गया वो। तो ये जो बड़ी घटना हुई अशोक जी, जिसमें मैं का इतना फलक बढ़ गया, उसके आलोक में, मतलब मॉडर्निज्म के आलोक में आप उनकी कविता को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 2-3 बातें कहूँगा कविता के अलावा। एक तो छायावादियों में सबसे अधिक सामाजिक और राजनैतिक रूप से सक्रिय महादेवी थी। न तो निराला उस तरह से सक्रिय थे, न पंत थे, न प्रसाद थे। तो एक उनकी सामाजिक राजनैतिक सक्रियता का आगे जाकर जो पक्ष बना कि उन्होंने कविता लगभग लिखना छोड़ दिया, मेरे साथ बहुत ही होशियारी का काम किया। पंत जी को ये समझ आजीवन या आमरण नहीं आई, इसलिए वो जैसे तैसे लिखते रहे और उन्होंने अनुवाद करना शुरू किया। और दूसरी तरफ उनकी राजनीतिक भी अनुवाद हैं बहुत सारे, और राजनीतिक सामाजिक सक्रियता जो थी वो एक तरह से उनके गद्य में आना शुरू हुई। किसी और लेखक की कविता और गद्य में ऐसी दूरी शायद नहीं है, यानी लगभग ऐसी है कि लगता है कि जैसे उनकी कविता एक आंतरिकता का लोक है और उनका गद्य एक बहिरंग लोक है। लेकिन अगर उनके गद्य को भी देखें तो उस गद्य में वो वही समय है जब प्रेमचंद का गद्य भी लिखा जा रहा है। तो अगर प्रेमचंद किसानी और गरीब जीवन का महाकाव्य लिख रहे हैं तो अपने इन चरित्रों के माध्यम से रामा और भक्तिंग और घीसा सब ऑल्टर्न समाज का जो ये जो छोटे साधारण लोग थे, इनके व्यथा गीत वो लिख रही थी। यानी एक वो तो गीत नहीं था, थे नहीं, लेकिन वो व्यथा गीत की तरह लिखे गए हैं। गद्य भले लिखा है उन्होंने, यही उनकी, ये कहा जाता है कि महादेवी का मुख्य भाव वेदना है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो कोई
भावुक गलदस्यु वेदना नहीं है, जैसा कि अभी हमारे बंधुओं ने बताया कि उसमें एक संघर्षशील मन की वेदना है, और वो वेदना सिर्फ आत्मरत वेदना भी नहीं है, आत्म केंद्रित वेदना भी नहीं है, जैसा आप कह रही थी, आत्म का विस्तार हो गया कि एक आत्म का विस्तार करती हुई है। महादेवी ने चित्र भी बनाए, और अगर आप शुद्ध चित्रकला की दृष्टि से देखें तो संभवतः उनको महत्वपूर्ण मानना कठिन होगा, लेकिन उनके हाथ और पांव बहुत बोलते हुए ऐसे हैं। लेकिन और ये ठीक भी उसी तरह से हिंदी में semiotics- 2 ही लेखक ऐसे हुए हैं जो चित्रकार भी, जिन्होंने चित्र भी बनाए, शमशेर बहादुर सिंह और महादेवी। शमशेर बहादुर सिंह के चित्र महादेवी वर्मा के चित्रों के मुकाबले अधिक चित्र हैं, यानी अधिक कलात्मक दृष्टि से मान्य चित्र होंगे। लेकिन महादेवी के प्रसंग में ये बात याद रखने है कि उन पर बंगाल की शैली का और एक तरह की शांति निकेतन वाली शैली का बहुत प्रभाव था, और वो उसी तरह की उन्होंने लालित्य भरी और बहुत ही फ्लोइंग किस्म की, बहुत ही बहती हुई सी चित्र हैं उनके। लेकिन उनके चित्रों और उनकी कविता में एक गहरा संबंध, उनकी कविता की चित्रमयता और उनकी चित्रों की लयात्मकता, अगर इसको जोड़ के देखेंगे तो कुछ एक बात बनती है, तब वो चित्र एक तीसरा ऐसा डायमेंशन उनकी संदर्भ कविता पा है। जाते हैं जो कि अन्यथा देखने पर वो नहीं होंगे। ज्यादातर चित्रों पर तो उन्होंने स्वयं ही वो कविता लिख दी है, तो उसमें अक्षरांकित है वो, यानी वो सीधे सीधे चित्र नहीं है, उन पर कविता भी यामा में और दीपशिखा में चित्र भी उनके यामा और दीपशिखा में है, बीच में नहीं है। अच्छा, और दूसरी तरफ जो एक बात केदार जी ने कही कि उनके यहाँ यूं देखें तो शब्दावली और बिंबावली थोड़ी सीमित है, यानी महादेवी की कविता में जो शब्द और बिंब हैं, दीप का सही है और इस तरह के निर्झर इत्यादि इत्यादि, लेकिन उनके अर्थ ध्यान से देखने पर बराबर बदलते रहते हैं। जैसे दीपक का अर्थ भी बताया, ऐसे और बिंब भी देखे जा सकते हैं। एनलाइटनमेंट के गर्भ में ही लाइट शब्द बैठा है, और कैसा लाइट, तो जो धीरे धीरे मधुर मधुर मेरे दीपक की तरह जले, मतलब लाइट हो लेकिन एकदम भगजुगार लाइट ना हो, एकदम धीमे धीमे जले, तो लाइट एनलाइटनमेंट से भी उस लाइट का संबंध हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि किसी और उस समय तो प्रेमचंद का भी गांधी जी और नेहरू से वैसा संवाद नहीं था जैसा कि महादेवी का था। इलाहाबाद में होने का भी ये, हाँ, मतलब भले वो इलाहाबाद में होने का, और उस राजनैतिक चेतना का ही एक तरह से विस्तार हुआ जब उन्होंने बाद में आपातकाल का विरोध किया, उसके और जो रुख अपनाया। एक बात और ध्यान में रखने की है कि महादेवी संभवतः हिंदी की सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक वक्ता थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग, हमने उनको एक बार भारत भवन बुलाया था, तो जितनी व्यवस्था थी वो सारी गड़बड़ा गई। इतने लोग भारत भवन में, मुझे याद है बहुत कम जगह थी भी उसमें, और लोग हट ही नहीं सकते थे। आप लोगों से तो कभी साक्षात्कार भी हुआ होगा, उस पर भी आप लोग बताएं कि बातचीत में कैसे, ये भी एक पहचान का विषय है कि एक तो मंच से कोई बोलता है, दूसरा अंतरंग बातचीत में कैसे। देखिए, मैं एक छोटी सी घटना का बयान करूंगा। मैं सिर्फ एक बार प्रत्यक्ष मिला, वैसे तो कई बार देखा सुना उनको, लेकिन प्रत्यक्ष मिलना हुआ, बंधुओं को याद होगा कि साहित्यकार नाम से एक पत्रिका निकालती थी। इस पक्ष पर कम विचार किया गया, यही नाम था, डमाडोल हो गया था। हाँ जी, आर्थिक पक्ष उसका डमाडोल हो गया था, तो साहित्यकार संदर्भ बनाई। शुरू में तो कुछ बहुत छंग निकले, बाद में वो पारंपरिक अंक होकर रह गए थे। तो अपनी एक बाल कविता मैंने भेज दी छपने के लिए। अच्छा, वो छप गई। मुझे आश्चर्य कि महादेवी जी को पसंद है, छाप दी उन्होंने। तो मार्कंडे से मैंने कहा मेरी कविता छप गई, लेकिन अंक मुझे नहीं मिला। चलिए, ऐसा कैसे हुआ? मार्कंडे का वो युवा काल, बोले चलो चलते हैं। तो मार्कंडे मुझे लेके गए, उनके गेट तक तो गए, बोले अंदर में नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। मैं हिम्मत करके महादेव जी पहली बार गया, लेकिन जिस प्यार से उन्होंने, एक मैं छात्र था उसमें, बुलाया, बिठाया, और पत्रिका ढूंढ के ले आई। वो कई अंक पहले छप चुकी थी, ले आई, दिया उन्होंने, सहेज के दिया, लपेट के कागज में, और फिर कहा रुक जाओ। फिर 10 रुपये पारिश्रमिक मिला आपको। ये 10, ये मुझे याद है। इतनी बड़ी कविता, 1000 समझिए आज। एक बार की भेंट मेरी है,
बोले क्या लिखते हो, आना कभी, संकोच मत कर, इतना मुझे याद है। कविता के बारे में अभी बात हो रही थी। जी जी। मैं इस रूप में देखता हूँ, कुल 12 वर्ष का जीवन कविता का उनको है। एक युग 1930 से लेकर के 1942। 1930 में निहार छपा, साल भर बाद रश्मि छपी, फिर नीरजा छपी, फिर सांध्य गीत छपा, एक 2 साल के अंतर में। अंतिम दीप शिखा 1942 में छपा। 1930 तक अगर अपने कविता के, आधुनिक कविता के इतिहास को देखें, पंत का पल्लव छप चुका था, निराला का परिमल छप चुका था, प्रसाद का आंसू छप चुका था। तब तक 30 तक, क्योंकि खड़ी बोली मैथिली शरण गुप्त के गद्यात्मक कविताई की भाषा से, भारत भारती से उबार के इस लायक लोगों ने बना दिया था, इसलिए महादेवी को एक बना बना रास्ता कविता का मिला था। उनको निराला की तरह, पंत की तरह लड़ाई नहीं करनी पड़ी थी खड़ी बोली से। खड़ी बोली में तो कविता लिखी ही नहीं गई 19वीं शताब्दी में। कविता और मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली में फिर लिखी गई। ऐसी बना बनाया रास्ता महादेवी को 1930 में मिला और कुल 12 वर्ष तक लिखा। इस 12 वर्ष में उन्होंने क्या चमत्कार किया, जहाँ से शुरू किया वहाँ मुझे जब संस्मरण लोग सुना रहे थे, तो रश्मि में खड़ी बोली के सवैये हैं, अली से और पपीहा से। मुझे यूँ याद है कि मैंने भी पहली बार खड़ी बोली के सवैया से ही शुरू किया और महादेवी को पढ़ के शुरू किया। रश्मि नाम की पुस्तक मिली थी, यूपी कॉलेज में आया था, और वो सवैये इतने अच्छे लगे मुझे। अली से और पपीहा से कभी देखी न राह, कभी देखी न राह, कभी इन्हें धो गया नेह का नीर नहीं, इन्हें धो गया नेह का नीर नहीं। तो वो सवैये खड़ी बोली में सवैये लिखे जा सकते हैं। ये महादेवी ने तो वहाँ से शुरुआत की, ब्रज भाषा के सवैये को खड़ी बोली में ले आना। और फिर उसके बाद गीत उन्होंने, निहार में देखें गीत बहुत कम है, वर्णनात्मक गीत रश्मि में भी बहुत कम है। उसके बाद नीरजा से जो विधिवत गीत जैसे निराला लिखते हैं गीत का, उस तरह के एक टेक दे करके, जिसमें जैसे कि पुराने पद लिखते थे सूरदास और तुलसीदास, तो उस तरह के पद जैसे होते थे वैसे गीत लिखने की बाद में से उन्होंने शुरू की। इन 12 वर्षों में अंतर वस्तु बहुत सीमित, और सारे गीत मिला करके आप कुल मिला करके देखें। इसीलिए उन्होंने, उनका लेख मुझे लगता है कि गीत काव्य पर एक लेख बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। मैं समझता हूँ कि हिंदी में गीत काव्य की, लिरिक की ऐसी अच्छी परिभाषा है नहीं कोई जो महादेवी ने दी। याद क्या है, क्या है कुछ गीत काव्य नाम का जो निबंध है उनका, जो गद्य लिखा है उन्होंने, केवल गीत लिखा उन्होंने। गीत के अलावा पंत ने गीत के अलावा भी कविताएं लिखी, प्रसाद ने भी गीत के अलावा। गीत है भी कम, वैसे गीत कम है पंत के यहाँ। तो पंत के यहाँ गीत बहुत कम है। अकेले एक क्षेत्र चुना उन्होंने गीत का, लिरिक का, और पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उसके बाद आजकल बाजारू गीत लिखने वाले आपको मिलेंगे, उस तरह के गंभीर गीत, बल्कि निराला ने ज़्यादा संगीत का ध्यान रखा। गीतिका उनकी कमज़ोर किताब है निराला की। लेकिन तुलसीदास की विनय पत्रिका के बाद, या सूर के पदों के बाद, गीत की ये जो परंपरा चली है, आधुनिक काल में मैं समझता हूँ कि गीत को पराकाष्ठा पर महादेवी ने पहुंचाया। उनकी बहुत नकल हुई भाई, और उनकी नकल हुई, जो गीत के जिस तरह से बंधान उन्होंने बांधे, और वो क्षेत्र भी प्रेम का, और प्रेम का भी आप कहिए कि द्वंद्व, यानी मिलन और विरह दोनों के बीच का है। मैं मिलन में चिर हूँ, मैं विरह में चिर हूँ। तो मिलन और विरह जैसी चीज़ों को लेकर के, और सारे गीतों में, जब आप दीप की बात कर रहे तब मुझे आया कि क्यों दीप के कितने अर्थ उन्होंने दिए हैं। केवल अंधकार में प्रकाश ही नहीं, बल्कि दीपक जो है वो जलता भी है, तो स्वयं जलता है, घुलता है, और साथ ही वो संघर्ष भी करता है। तो राजनीति भी उसमें है, ज्ञान भी उसमें है। अपना सारा जीवन दर्शन उन्होंने, यानी बुद्ध से उन्होंने शायद प्रेरणा ली कि अत्त दीपा भव। बुद्ध ने यही कहा था ना कि अपने का भी अनुवाद किया है। अपने दीपक आप बनो।
और आगे चल कर के किया है। इसलिए महादेवी के काव्य पर, क्योंकि मुख्यतः वो कवि थी, गद्य भी उनका कवि का लिखा हुआ गद्य था, गद्यकार का नहीं था गद्य वो। अच्छा, इसलिए मूलतः उस कवि की और गीत की पराकाष्ठा पर पहुंचाया। मुझे लगता है कि ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और शायद उनका महत्व भी है। मेरा ख्याल है कि एक पक्ष और उनका जिस पर ध्यान देने की जरूरत है तो वो ये कि आज़ादी के बाद सिर्फ एक गीत उन्होंने लिखा, ठीक आज़ादी के बाद लिखा था, 47 के आसपास गीत है, यह व्यथा की रात का कैसा सवेरा है, पंख सा रथ चक्र से लिपटा अंधेरा। ये महान गीत सलमान था। उसके पहले केदारनाथ जी याद दिलाऊं मैं, पूछता क्यों शेष कितनी रात, पहले था। वो सन 42 के आस की लिखी हुई कविता है। तो और पूरे राजनीतिक प्रतीक ये के तो साथ आज़ादी पर कमेंट था, मिली हुई आज़ादी पर। उस तरह कमेंट जैसा कमेंट फैज कर रहे थे, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा सर। तो इस तरह के क्रिटिकल एक व्यू आज मिली हुई आज़ादी पर जिन लोगों की थी उनकी चर्चा तो हम करते हैं, महादेवी जी के गीत की चर्चा इस संदर्भ में कम होती है। ये एक राजनीतिक गीत है। आपने फैज़ का नाम लिया तो मुझे याद आया, फैज़ जब इलाहाबाद आए थे तो फैज़ के काव्य पाठ की अध्यक्षता महादेवी जी ने की थी। और डीपी ले गए थे, डीपी त्रिपाठी सर का आयोजन किया था, ये डीपी ने किया था, डीपी त्रिपाठी ने, और डीपीटी ले गए थे और भव्य समारोह हुआ और उस मंच पर दोनों थे, फिराक और फिराक भी मौजूद थे। लेकिन फैज़ तो फैज़ साहित्यिक समाज से उनका जो संबंध था, जो कि हमेशा एक गद्य में भी उन्होंने संस्मरणों की भी कई किताब लिखी है, और सबाल्टर्न समाज से जो उनका संबंध था, वो दोनों पदानुक्रम शासित इस समाज के लिए एक चुनौती है। मतलब एक ही खटिया पर बैठकर या एक ही चटाई पर बैठकर गपशप की भाषा में कैसे गद्य लिखा जाना चाहिए, पूरी अंतरंगता से वो गद्य में दिखाई देता है। और कविता में एक चिजल्ड सन्नाटा बुनने की बात है, और वो अपने को एक तरह से डिसिप्लिन करके रखने की बात है। इन दोनों के कंट्रास्ट को, इन दोनों के विरोध को आप कैसे देखते हैं? क्यों इस तरह से उन्होंने एक सांस जैसे हमारी बाहर आती है और दूसरे ही क्षण वो उल्टे पांव अंदर लौट जाती है? तो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी जो दोनों के बीच, जैसे अगर नव जागरण के समय, मैं ये कहूँगा एक जगह उन्होंने ये राजनीति और अध्यात्म से साहित्य को अलग करने और रखने की बात की है, और कहा है कि राजनीति की स्थूलता और अध्यात्म की अति सूक्ष्मता, ये दोनों ही साहित्य के लिए अहितकर है। महादेवी राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के बावजूद ये जानती थी कि साहित्य की अपनी जगह है, उसमें क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसकी भी उनको पूरी खबर थी। देखिए, इतनी संस्थाएं बनाई, वो महिला विद्यापीठ और साहित्यकार संसद, बल्कि देखा जाए तो उस समय महादेवी ने ही लेखकों के कल्याण के लिए कुछ किया जाना चाहिए, ये बात सबसे पहले उन्होंने उठाई। और भले वो आगे चल नहीं पाई उतनी या जो भी हुआ हो, लेकिन उठाने वाली वो पहली ही थी। जबकि पंत जी जैसे लोग ऐसी स्थिति में थे कि वो इसको अधिक वो तो सरकारी सेवा में आ गए, अधिकारपूर्वक उठा सकते थे, लेकिन बात उठाई महादेवी ने। महादेवी ही थी जिन्होंने इतनी सार्वजनिक संस्थाएं बनाई। लेकिन महादेवी की कविता के केंद्र में एक अदम्य एकांत है। महादेवी हिंदी कविता में एकांत की भी महान कवि, यानी किसी ने एकांत को इतना मेरा ख्याल है एकांत की अलग से व्याख्या की जरूरत है। खुलते हैं, एकांत ऐसा नहीं, ऐसा एकांत ऐसा नहीं, एकांत ऐसा एकांत नहीं है जो मतलब जो वो चुनौती भरा अकेला प्राण रहने दो, अकेला, वो एक तरह से आप चाहें तो उसको गांधी के एकांत से भी जोड़ सकते हैं। वो एकांत जो है, लेकिन वो जो पंथ होने दो, अपरिचित प्राण रहने दो, अकेला, चुनौती भरा, उसमें एक चुनौती भी है, लेकिन एक तरफ वेदना, व्यथा, छटपटाहट, बेचैनी, ये सब भी है। इसलिए एक दृष्टि से अगर आप देखें तो एक सार्वजनिक रूप से सक्रिय व्यक्ति अपनी कविता में एकांत रचता है, और उनके एकांत को भी देखने की कोशिश। आप याद करिए वो जो भक्तिन की का जो अंतिम बाइबल के उसको पढ़ के सुना दूं, क्योंकि वो बहुत मार्मिक कथन है। वो जो कहती हैं आखिर में कि मैं प्रायः सोचती हूं कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा
जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी? भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। तो हाँ, लेकिन एक चीज उन्होंने जो कही है, जो एकांत पर जोर दे रहे हैं, वो मिलन एक आकी विरह में हूँ दुकेला। हाँ, तो मिलन में ये जो डायलेक्टिक्स कह लीजिए है, मिलन में एकाकी होना और विरह में दुकेला होना, हाँ, ये बोध उनको बराबर है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एकदम कहीं एकाकी होते हुए सबसे ज्यादा वो सार्वजनिक सामाजिक थी अपने व्यवहार में। दूसरे लोग जो हैं वो व्यवहार में बहुत दिखाई पड़ते हैं लगे हुए, लेकिन वो न एकांत उनको मिलता है न उतने सामाजिक हुआ करते हैं। तो ये जो द्वंद्व है उनके, एकाकी और अकेलापन और साथ ही सामाजिक होना, इन दोनों को साध करके चलती है। एक बात मुझे और लगती है, एक रचनाकार अपनी शक्ति समझ करके उन्होंने 42 के बाद कविताएं नहीं लिखी और एक आध अपवाद हुई, उसके बाद उन्होंने नहीं लिखी। अंत में अग्नि रेखा नाम से उनकी पुस्तक मरणोपरांत प्रकाशित हुई 97 में, और इसका मतलब कविताएं लिखती रही हैं। अग्नि रेखा को देखने से मालूम होता लगभग दीपशिखा की ही परंपरा की कविताएं हैं। लेकिन उस बीच एक दूसरा काम उन्होंने किया, संस्कृत के कवियों का आर्षवाणी से लेकर के कालिदास का, भवभूत का और सप्तपर्णा, वो अद्भुत अनुवाद है। यानी दोनों के सामर्थ्य का कहीं संस्कृत के पंडित वाली बहुत से लोग आजकल अनुवाद करते हैं, चयन भी बहुत अच्छा है, सर्जनात्मक अनुवाद है। चयन किया उन्होंने, रचनाएं हैं वो ली हैं, जिसको विदैवीकरण कहते हैं धर्म का। थेरी गाथाओं का किया उन्होंने, दूसरी और संस्कृत के आर्षवाणी से लेकर के भवभूति तक की कविताओं का अनुवाद स्वयं हमारे समय की थेरी गाथा के लेखक है। उनकी कविता थेरी, अब हमारे समय की थेरी गाथा है। लेकिन एक थेरी गाथा जो है वो प्राकृत की ना करके, पाली की ना करके अनुवाद संस्कृत की भी उसी तरह से करती है और आर्षवाणी की भी करती है, और ज्यादा प्रकृति परक है। धर्म के विदैवीकरण की बातें हम कहते हैं श्रेष्ठ कविता की श्रेष्ठ अनुवादक है। संस्कृत में संस्कृत से उनसे बेहतर अनुवाद हिंदी में किसी ने किया नहीं। एक जगह उन्होंने लिखा है कि हम अपने घेरे के भीतर के तो कंकड़ पत्थर को भी भगवान कह देते हैं, और घेरे के बाहर जो मनुष्य है उसे कीट पतंग समझते हैं। मेरा ख्याल है जो अनामिका, उनके गद्य के बारे में भी बात की जानी चाहिए। जी बताएं, गद्य की ही प्रसंग में बताएं कि कैसे जिनको कीट पतंग समझता है समाज, श्रृंखला की उसमें मानवीय गरिमा कैसे देखी उन्होंने। उनके नहीं, उनके गद्य जो हैं अपने कुछ तो एक मेरा परिवार है जिसमें पशु पक्षियों से भरा हुआ था, बंधु परिवार एक, और बिल्लू के बारे में लिखा उन्होंने। पशु पक्षियों से जो प्यार है वो उन पर लिखा है, जिसे वो मेरा परिवार कहती हैं। वो पशु पक्षी नहीं कहते, और परिवार है उनका। मैं समझता हूँ कि इतना जीवंत पशुओं के बारे में शायद रविंद्रनाथ ने कुछ एक लिखा हो तो लिखा हो। तोता मैना कर, एक लंगड़ी मैना पर हजाइत प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा। द्विवेदी जी ने लिखा है तोता मैना। इसलिए पशु पक्षियों से घिरा हुआ परिवार, उस पर उनका इतना मार्मिक है। अलावा इसके जो उनके सेवक या चाकर थे, रामा, सब समाज भी परिवार है, वो बंधु परिवार की जो बात है पूरी उसी में है। एक महादेवी जी व्रत धर्म कैसे पालन करती थी, इसे संस्मरण से पता चलता है। वो कल्पवास करने के लिए वो गंगा के पार जाया करती थी। बुढ़ऊ का चित्र बहुत बुढ़ऊ का अच्छा, क्या बढ़िया चित्रण किया है उन्होंने। तो कौन बाबा हैं वो? ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा पर जो लिखा है उन्होंने। तो आप देखें कि त्योहार जो मनाया जाता है, बहुत से लोग कल्पवास करते हैं, और कल्पवास पर निर्मल जी ने पूरा लेख लिखा है, बहुत अच्छा लेख लिखा है। लेकिन कल्पवास करते हुए जिन लोगों से मिलती थी, वह धार्मिक कर्म से अधिक वो ज्यादा वही देवता है, लोक जीवन, जन देवता है वो, लोक जीवन से उनका संपर्क। इलाहाबाद शहर में रहते हुए भी कल्पवास के बहाने वो लोक जीवन से मिलने जाती थी, और उनके बारे में चिंतन करती थी। तो ये रूप जो है किस साहित्यकार ने लिखा है। एक पहलू और है जो रचनाकारों से, चूंकि 2-3 कवि बैठे हुए हैं, आलोचक के रूप में महादेवी, ये महत्वपूर्ण बात है
कि छायावादी कवियों में भी आलोचनाएं पंत जी ने भी लिखी हैं, निराला ने भी लिखी हैं, प्रसाद जी ने भी लिखी है। प्रसाद जी के निबंधों का संग्रह है। इनको देखते हुए साहित्य चिंतन, संस्कृति चिंतन थोड़ी देर छोड़ दें तब उस पर भी उन्होंने काफ़ी लिखा है, लेकिन स्वयं एक साहित्य और काव्य के सिद्धांत के बारे में महादेवी का लेखन, उन लोगों की कोट में अपने जो वरिष्ठ लोग थे, प्रसाद, पंत, निराला, उनके तुल्य महादेवी का जो, क्योंकि वो अध्यापक थी, शायद छायावादी कवियों में अकेले वही थे जिन्होंने अध्यापन भी किया था, और अध्यापक के रूप में उनके ये भूमिका थी। और मेरा ख्याल है कि उनके लेख जिस प्रकार के लिखे हुए हैं, सैद्धांतिक निबंध है उनके, व्यावहारिक आलोचना उन्होंने नहीं लिखी है, सैद्धांतिक लिखे हैं, जिसमें एक मैंने कहा गीत काव्य पर लिखा उन्होंने, उस पर भी दृष्टि जानी चाहिए आलोचक के रूप में, क्योंकि ये लोग समर्थ थे। उसके बाद लगभग कुछ कवियों में दिखाई पड़ती है मुक्तिबोध आलोचक हैं, दिनकर ने भी लिखा है, अज्ञेय ने लिखा है। ये कवि कर्म के साथ काव्य के तत्व और काव्य चिंतन, ये हमारे यहाँ की जो परंपरा रही, जो पश्चिम में भी दूसरे देशों में भी कई लोगों में पाई जाती है। वर्कशॉप क्रिटिसिज्म कहते थे इसको, टी.एस. एलियट वर्कशॉप क्रिटिसिज्म। समकालीनों के बारे में जितना उन्होंने लिखा है और जिस तरह लिखा है, मेरा ख्याल है कि दौर किसी कवि ने लिखा है। और प्रसाद ने तो बिल्कुल ही नहीं लिखा, पूरी किताब ही पथ के साथ अच्छा, वो मुझे लगता है कि उसको आप पढ़ें तो वो क्यों संस्मरण नहीं है। प्रसाद पर अगर लिखते हैं या मैथिली और गुप्त तक में, तो इस तरह लिखते हैं कि उनकी कविता को समझने की कुंजी भी आपको मिल जाएगी। उनके पूरे व्यक्तित्व के साथ उनकी कविता को समझने की कुंजी, वो बहुत ही गहरी तरस्पर्शी दृढ़ से लिखे हुए संस्मरण है। उनकी भाषा शैली की तारीफ की जाती है, लेकिन वो एक क्रिटिकल सेंस भी उनके साथ चयन विवेक, क्या चुनना है, ज्यादा आत्मीयता से उन्होंने निराला के बारे में लिखा, जो निराला पर लिखा हुआ उनका लेख है वो, कि किस तरह उनको वहां से ले आकर के रसूलाबाद में जो साहित्यकार संसद का भवन बनाया था उन्हें रखा उन्होंने। लेकिन निराला जैसे फक्कड़ आदमी को कौन बांध के एक जगह रख सकता है, भाग खड़े हुए। रिक्शा वाला प्रसंग भी बहुत अच्छा है, दूरी से लिखा है, लेकिन टैगोर के बारे में बहुत अच्छा है। प्रसाद पर बहुत अच्छा लिखा है, हालांकि वहाँ भी एक डिस्टेंस है, लेकिन वो कमेंट बहुत अच्छे हैं प्रसाद के बारे में। तो वो और किसी छायावादी ने नहीं किया उनके सिवा, अपने यानी जैसे छायावाद एक सहकारी प्रयास था, सब एक साथ मिलकर कर रहे थे। ये जो सहकारिता का भाव है उनके यहाँ सबसे ज्यादा उसका बोध, ये बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि वो जो बंधु भाव था, वो विकास हर वर्ग के लोगों के लिए, वो क्रिएटिविटी के धरातल पर, रचना के धरातल पर था, लगातार पूरा युग लिख रहा था। उसमें एक महादेवी भी थी, उसमें और भी लोग थे। अच्छा, भाषा कैसे बदल जाती है, कितने स्रोतों से शब्द आते हैं कविता में, तत्सम से, और वहाँ गद्य में हर तरह के चारों स्रोतों। तो दीपशिखा की भूमिका में लिखा है ना कि मैं अध्यात्म के आकाश की छाया तले लोक गीतों की भूमि पर लिख रही थी। दोनों बातें हैं। हाँ, तो लोकगीत वाली, तो वो लोकगीत वाली भूमि, उसकी लगातार तलाश उनके यहाँ कई गीतों में दिखाई पड़ेगा। असंख्य ऐसे गीत कि इसकी खोज कम की गई है, लेकिन माधवी जी क्या मिलेगा वो एक उन पर एक गीत में तो बिल्कुल लोक धुन है, पस देख बिता दी रहन मैं पहचानी नहीं। और भाषा भी यहाँ लोकगीत वाली है, क्योंकि मैंने नहीं पहचाना, ये नहीं मैं पहचानी नहीं, मैं पहचानी नहीं, नहीं लगाया है वहाँ, नहीं लगाया। संपादक के रूप में भी बताया। हाँ बताइए। चांद वाला बहुत तो क्रांतिकारी काम है उनका। कुछ शुरू में साहित्यकार के भी अंक अच्छे थे ना, 5-6 निकले थे। इसमें हमारे सामने अंक है नहीं, लेकिन शुरू वाले अंक थोड़े ताजा थे। बाद में लगता है कि इतना समय दे नहीं पाती थी वो, तो जो भी रचना आ गई। विदेशी रचनाकारों का भी है, एनी बेसेंट का निबंध है, होगा अनुवाद दूर से भी लाए, अनुवाद होगा। लेकिन चांद वाला काम तो उनका हमारे सामने, श्रृंखला की कड़ियाँ के सारे लेख वहीं छपे थे चांद में ही। बाद में इतनी क्रांतिकारी पुस्तक बनी। असल में चांद उस दौर की बड़ी क्रांतिकारी पत्रिका थी जो सहगल ने निकाला था, और क्रांतिकारियों का समर्थन उसको था, और मुख्य रूप से चांद क्रांतिकारियों का समर्थन था। हाँ, समर्थन था। चांद तो इलाहाबाद से निकलता था चांद। उस समय आप देखें निकाला था उन्होंने। ये तब की बात है जबकि एक और तो सरस्वती मध्यम पड़ गई थी। कौन सी क्रांतिकारी नामवर जी, ये समझना चाहिए। राम सहगल जो थे, हाँ वो जुड़े हुए थे। गरम दल वाले, अभी उसका बोर्ड लगा हुआ चांद पे, गरम दल वाले थे। और माधुरी निकलती थी लखनऊ से, यहाँ सरस्वती थी।
हंस निकालते थे प्रेमचंद। तो प्रेमचंद तो 30 में शुरू किया था, जब हंस नहीं निकला था, माधुरी निकलती थी उस जमाने में, तो एक और माधुरी के रखो या चांद को आप रखें। और चांद में उस समय समाज सुधार संबंधी और राजनीतिक क्रांति संबंधी बड़ी क्रांतिकारी पत्रिका चांद, उसके लोग जेल जा चुके थे, तो क्रांतिकारियों से जुड़ा सेंसरशिप होता था, उसका फांसी अंक के लिए तो बिल्कुल चांद का फांसी अंक निकला था। तो इसलिए क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई वो मैगजीन थी और जिसकी वो संपादक थी महादेवी। अच्छा, ये दुर्भाग्य की बात है अशोक जी कि वो अंक अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है, माइक्रोफिल्में भी नहीं बनी है। फांसी अंक तो अभी पुस्तकाकार बहुत सारे अंक उपलब्ध नहीं है, विदुषी अंक भी नहीं है। माइक्रोफिल्में बनाता है वो कुछ थोड़ा बहुत नेहरू म्यूजियम, लेकिन पूरा अभी नहीं बन पाया है। तो उनकी जो थाती है उसको सुस्थिर करने के लिए संस्थाओं में कुछ मुहिम चलनी चाहिए, उसके बारे में। इससे जो एक बात दिलचस्प प्रकट होती है कि एक और गांधी नेहरू से निकट का संबंध और राजनीतिक साहचर्य, और दूसरी ओर क्रांतिकारियों द्वारा समर्थित एक पत्रिका का संपादन। तो ये दोनों पक्ष जो हैं संभवतः महादेवी में ही जुड़े, क्योंकि किसी और लेखक में ये जुड़े हों। बात है कि इलाहाबाद तो गढ़ था चंद्रशेखर आजाद का भी, हाँ, बल्कि शायद उससे जुड़े बिना श्रृंखला कड़ियाँ नहीं लिखी जा सकती थी। श्रृंखला कड़ियों का लिखा जाना जो है वो चांद से जुड़ने के बाद संभव हुआ, क्योंकि वो दूसरा पक्ष था, वो गांधीवाद नहीं था। आग भरा पानी का मन है, कौन करे सहसा विश्वास, कैसे समझाऊं दुनिया में कितना महंगा है उल्लास। तो ये जो महंगा उल्लास है वो कहीं भी उनकी कविता में करुणा में मिला आवास वो कहती हैं। ये जो द्वैत है, जैसे पींग लेती है कविता कॉमन और कॉमस कॉस्मिक के बीच में, उसके बारे में बताएं। देखिए, बड़ा कवि तो वही होगा जो अंतर विरोधी लगते हुए भावों को समंजस कर सके। उल्लास और विषाद या वेदना और संघर्ष इत्यादि इत्यादि। और मैं समझता हूँ कि महादेवी बड़ी इसलिए हैं कि उनमें इन अंतर विरोधों को समा सकने की, उनकी कविता में इन अंतर विरोधों को समा सकने की शक्ति थी, और एक तरह की सार्वजनिकता को आंतरिकता में बदल सकने का रूपायन भी कर सकने की क्षमता थी। एक पंक्ति में मैं महादेवी की जो 6 बेरेवन में है, रात के उर्मे दिवस की चाह का शर हूं। ये शर तत्व जो है, तो रात के उर्मे जो महिला अपने को दिवस की चाह का शर कह रही हो, ये वही है जो अपने को सलभ में साप मैं वर हूँ। उसी में है, उसी में है, सलभ मैं साप मैं वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। ये साप मैं वर जो है ना, वर और साप दोनों को लेकर के मैं समझता हूँ कि इतनी विस्फोटक छवि अगर किसी की दिखाई पड़ती हो जो साप मैं वर हो। साप माने शापित नहीं, साप देने वाली भी, वर भी दे सकती हूँ, साप भी दे सकती हूँ। बिल्कुल, ये दोनों चीजें मैं समझता हूँ कि ये छवि सच्चे आर्ष कवियों की जैसे थी। उस परंपरा में जो भारतीय परंपरा है जिसमें महादेवी आती हैं, और महादेवी जैसी कवयित्री के मुख से ये आवाज सुनकर के ये वाणी आत्मविश्वास से दपदपाती इस तरह की असंख्य पंक्तियां उनके यहाँ मिलेंगी। और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि वही कविता जिसका एक बड़ा अध्यात्मवादी अर्थ मैंने क्लास में अपने अध्यापक सुना है आज, शलभ में साप मैं वर हूँ, कि इस तरह की व्याख्या, इतनी विस्फोटक व्याख्या भी हो सकती है। ये भी इसी को मैं कह रहा था कि 21वीं सदी में एक नई महादेवी का जन्म हो रहा है। अच्छा, और शायद उनके भीतर और बहुत सारी ऐसी बातें तराशी जाएंगी जो उनके बहुत सारी ऐसे स्तर कविता के जो अब तक अलक्षित हैं वो सामने आएंगे। सहला देना बहला देना मेरा शिशु जग है उदास। अब जग, पूरे जग को शिशु कहना, ये उनके वात्सल्य का एक नया आयाम है। उस पर भी आप कुछ कहें। वात्सल्य वाली कविताएं थोड़ी बहुत हैं उनके, ज्यादा नहीं है, बहुत दबा हुआ है मातृत्व की बात। एक कविता उनकी है, तू धूल भरा ही आया। हाँ, वहाँ वात्सल्य तू धूल भरा ही आया, उसके मिल जाएगा। लेकिन वात्सल्य अधिक तो एक बड़ा भाव है वात्सल्य। तो धूल भी उनके यहाँ क्या, धूल बीणा पर क्या सजग में भूल रहा हूँ पंक्ति। इसलिए एक शब्द एक कविता में कोई और अर्थ देता है, दूसरी कविता बिल्कुल अलग अर्थ देता है उनके। बहुत सही बात। ये उनकी कविता का वैविध्य नहीं देखा गया है। मेरा ख्याल है कि
उसकी पड़ताल ज़रूरी है। उनकी पूरी कविता का मूल दो जो द्वैत बनता है, जिसको विरह और मिलन कहती हैं, वो विरह और मिलन में एक को जानती थी, दूसरे को नहीं बादल और जानती बिजली, थी। बादल बिजली भी बहुत है, वो भी द्वैत है। हाँ, लेकिन वो सब विरह और मिलन में तो सारा कुछ समाहित हो जाता है। इतना बड़ा मेरे शब्द मन है। में उनकी छवि जो है अंतिम पुस्तक से बनती है, और चूंकि वो वैदिक ऋचाओं से, ऋग्वेद से शुरू करती हैं। अंतिम किताब का नाम है अग्निरेखा, और वो ऊपर से भले ही राख से ढकी हुई दिखाई पड़ती हूँ अंतिम दिनों में, लेकिन अग्निरेखा के समान, एक खिंची हुई अग्नि की रेखा के समान वो हमारे साहित्य में और हमारे जीवन में हमेशा अमिट और अमर रहेंगी। ठीक है, उनके प्रज्ञा कोश पर आप भी कुछ कह दें। नहीं, मैं ये कह रहा था, एक तो उनके संग्रहों के नामों के विकास पर भी देखिए आप, कहाँ से शुरू, कहाँ दीप शिखा से अग्नि रेखा तक, ये जो व्यंजनाएं हैं बदलती जाती हैं जी, आग के डिफरेंट आयाम। आग उनके यहाँ इतनी ज्यादा है, इतने रूपों में है। कभी मैंने लक्षित किया था कि प्रसाद के हमें अच्छा, दीपक में भी अग्नि ही है और बिजली में भी इसलिए अग्नि है। महादेवी जी को शायद छोटी छोटी उनकी वो बातें जिनको ध्यान नहीं दिया जाता था, वो देखने की जरूरत है। उनके गद्य में भी, उनकी कविता में भी, दोनों में संबंध है। मैं ऐसा नहीं मानता कि गद्य उनका लिखा जाता रहा। एक स्त्री लिख रही थी, वो गद्य भी लिख रही थी, वो कविता भी लिख रही थी। कविता के अपने ढांचे की कुछ मजबूरियाँ थी, व्यवस्था थी, और भी गीत गापी की खास तौर से, तो वहाँ वो एक ख़ास तरह के आवरण के भीतर लिख रही थी। भाषा का अपना एक आवरण था, समय का भी आवरण था। गद्य में खुलकर बात करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन दोनों के अंतःसूत्र मिलते हैं, ये मेरा विश्वास है। और ये अचानक नहीं है कि आज इस समय उनकी कविताओं के नए अर्थ उनकी गद्य कृतियों के आलोक में खुल रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने नए आयाम आप लोगों ने विकसित किए उनकी कविता के, और आगे हमारी पीढ़ी को, हमारे बाद की पीढ़ियों को लगातार ये अग्नि रेखा जो है अलग अलग तरह से अपने स्पार्क, अपने स्फुलिंग फेंकती रहेगी और नए पत्र टटोलने में हमारी मदद करेगी।